दोस्तों, आरएस स्टडी सर्किल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो क्लास हमारी है, भारत के जो छोटे पड़ोसी देश है उनके साथ संबंधों को लेकर जो न्यूज़पेपर में बार बार चीज़ें आती है। कभी आप पढ़ते हो कि नेपाल एक छोटा सा देश वो चीन के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है और भारत के साथ जो है अपने संबंधों को कम कर रहा है, उसकी प्रगाढ़ता को कम कर रहा है। ऐसे ही आप भूटान के साथ, ऐसे ही बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन देशों के साथ आप बार बार जो है मीडिया में, न्यूज़पेपर में, चैनल्स पर आप लोग ये चीज़ें देखते हो। तो आखिर में आज हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसी कौन सी बात है कि ये पड़ोसी देश जो है भारत जैसे विशालकाय देश के साथ जो है इस तरीके के व्यवहार करते हैं, और कभी इनका व्यवहार अच्छा होता है और कभी जो है रिश्तों में खटास जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो उससे पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो इन देशों के साथ किस प्रकार से रही है संबंधों की। आप सभी लोगों ने इतिहास में खूब सारी चीज़ें पढ़ी है, सारे आप लोग विद्वान लोग हैं, और आपने जाना होगा कि हम सबसे पहले अगर बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो जब आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी देश था वो आपके ईरान था, और इधर जो है आपके अफगानिस्तान था। हालांकि अफगानिस्तान में उस समय दो सैंधव स्थलों की भी जानकारी मिलती है, तो उसको तो सिंधु घाटी सभ्यता के एक क्षेत्र के तहत ही हम रख पाते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया और सुमेरिया जो थे, जिनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे और वो हमारे सबसे निकट पड़ोसी थे, ऐसा जो आपके मेसोपोटामिया में सारगोन का अभिलेख है उससे भी इस चीज़ की पुष्टि होती है। तो हम शुरुआत में देखते हैं कि हमारे जो संबंध थे वो किस तरीके से रहे हैं आपके। तो ये जो आपके सिंधु का इलाका था, जो उत्तर पश्चिमी भाग वाला आपके, और ये वाला भाग अफगानिस्तान का था, और यहाँ पे जो था आपके ईरान आता था, जिसको अपन बोलते हैं सुमेरिया। तो सुमेरिया ईरान को ही कहा जाता है आपके, और इसके पास जो है इराक वाला जो भाग है जिसको आप मेसोपोटामिया कहते हैं। तो ये जो बात है, ये आपकी शुरुआत है, ये उस समय के अभिलेखों से मिलती है। फिर आप सभी ने अशोक मौर्य के बारे में पढ़ा होगा, और अशोक मौर्य के जो शिलालेख है आपके, वो अगर अपन शिलालेखों को देखें तो दो प्रकार के हैं। एक तो वृहद शिलालेख है जिस पर 14 पंक्तियां या आज्ञाएं मिलती है, और जो भारत में अभी 10 स्थानों पर मिले हैं। पहले आप लोग 8 पढ़ते थे, लेकिन उसमें दो चीजें और शामिल आपके कर ली गई है, एक तो कांधार लेख और एक कर्नाटक में सनाती। तो 10 स्थानों पर जो है अशोक की ये 14 आज्ञाएं मिलती है, इनको हम वृहद शिलालेख के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार जो है आपके अशोक के कुछ लघु शिलालेख है, और कुछ स्तंभों पर मिलते हैं जिनको हम, जहाँ पे 7 आज्ञाएं हैं जो 6 जगह पे मिली है, वो तो आपके दीर्घ स्तंभ लेख कहलाते हैं, और कुछ है जो आपके अलग अलग पंक्तियां मिलती है वो आपके लघु स्तंभ लेखों में आते हैं। तो जब हम अशोक मौर्य के वृहद शिलालेखों की बात करें आपके, तो वृहद शिलालेख संख्या 2 यानी दूसरी पंक्ति, और आपके 13वीं पंक्ति जो कि सबसे बड़ा पैराग्राफ है, इन दोनों में हमें कुछ प्रत्यंत यानी सीमांत राज्य और पड़ोसी राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है, और उनके साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंधों के बारे में उल्लेख मिलता है। इन लेखों में श्रीलंका के लिए ये शब्द जो है वो आपके आया, जिसको बोला जाता है ताम्रपर्णी। यानी ताम्रपर्णी के साथ भी मौर्यों के संबंध ठीक थे, और कहा जाता है कि अशोक मौर्य ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को यहाँ पे, वहाँ के राजा तिस के कहने पर जो है धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तीसरी संगति में भेजा था। तो यहाँ से हमारे इन संबंधों की हम देखते हैं कि चीजें अच्छी थी। इसी तरीके से जो 7वां दीर्घ स्तंभ लेख है, यानी कि वो 7वीं जो पंक्ति है, इसमें भी हमें इसी ताम्रपर्णी के बारे में जो है आपकी जानकारी मिलती है। यानी कि अशोक मौर्य के अगर अपन अभिलेखों की बात करें तो हमें जो जानकारियां मिलती है वो श्रीलंका देश की जानकारी मिलती है। फिर अपने को सीरिया और इन देशों के, मिस्र वगैरह के बारे में भी जो है हमें कुछ जानकारियां मिलती है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश है वो आपके इनका उल्लेख होता है। मौर्य काल के बाद जो है, जिसको हम मौर्योत्तर काल कहते हैं, तो उस समय हमारे यहाँ से बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। मध्य एशिया में आप सभी जानते हो कि
कुमार नारायण गए आपके बौद्ध धर्म को लेकर, और उनका जो क्षेत्र था वो आपके सेंट्रल एशिया, जो कि भारत का पड़ोसी है, आपके अफगानिस्तान और ऊपर आपके तजाकिस्तान जो है उसकी सीमा लगती है, तो उस क्षेत्र में जो है धर्म का प्रचार हुआ। कुमार नारायण ने वहाँ विवाह किया और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो कुमार जीवा कहलाया, और उसने चीन में जो है बौद्ध धर्म को नई ऊंचाइयां दी। इसी प्रकार जो है भारत का जो पूर्वी पड़ोसी देश है जिसका नाम म्यांमार है, उसका उल्लेख जो है हमें मौर्य काल में साहित्य में तो मिलता है कि अशोक ने जो है वहां पर सोन व उत्तरा को जो है धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। और म्यांमार का जो नाम है वो आपके स्वर्ण भूमि के रूप में आता है, यानी कि म्यांमार का जो नाम हमें अशोक के लेखों में मिलता है वो आपके कौन सा है, स्वर्ण भूमि। ठीक है, स्वर्ण द्वीप जो है वो इंडोनेशिया को कहा जाता था बाद में, और स्वर्ण भूमि जो है वो आपके म्यांमार को कहा जाता था। तो म्यांमार के साथ भी हमारे मित्रतापूर्ण संबंध थे पड़ोसियों में। तो ये सारी बातें हमें मौर्य और मौर्योत्तर काल में मिलती है। मौर्योत्तर काल में कौंडिन्य नामक जो ब्राह्मण था उसने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में ब्राह्मण संस्कृति को वो आपके लेकर गया, और गुप्त काल तक आते आते ये पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया है वो एक आपके वृहत्तर भारत के कॉन्सेप्ट के तहत आ जाता है, यानी कि भारत का एक तरीके से सांस्कृतिक उपनिवेश के रूप में हम यहाँ देखते हैं। बाद में जब दक्षिण पूर्वी एशिया में आपके शैलेंद्र वंश के राजा आए तो उन्होंने यवद्वीप या जावा जो था आपके वहां पे कडारम क्षेत्र है उसको अपनी राजधानी बनाया, और उन लोगों ने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा आपके संरक्षण दिया, और उन्होंने बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध स्तूप है जावा का उसका आपके निर्माण करवाया। बाद में जो है आपके सूर्यवर्मन ने अंकोर वाट कंबोडिया में है वहां पर विष्णु मंदिर का भी आपके निर्माण करवाया। और थाईलैंड में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के जो बुद्ध के शिष्य थे सारिपुत्र और मोगदलायन, उनकी जो आपके शारीरिक अवशेष है उनकी प्रदर्शनी वहां पे भारत कर रहा है एक अपने सांस्कृतिक कूटनीति के रूप में, जिसको अपन कल्चरल डिप्लोमेसी कहते हैं। ये सारी बातें क्यों हुई? देखो, हमारा जो उस समय के संबंध थे वो इतने मधुर थे कि हमारी एक जो इमेज थी प्राचीन भारत में पड़ोसी देशों के साथ एक सॉफ्ट पावर के रूप में थी। हमने उन देशों पर जबरदस्ती अपनी संस्कृति, भाषा, इन सब चीजों को नहीं थोपा, धर्म को, बल्कि उन लोगों ने अपनी इच्छा से इन चीजों को अपनाया। तो हम उसको आजकल जो अमेरिका करता है अपनी सॉफ्ट पावर वाली जो इमेज है, जो शब्द जोसेफ नई ने दिया था आपके, तो वो कॉन्सेप्ट हम प्राचीन काल में यहाँ पर देखते हैं। ये सभी आप लोग जानते हो कि पुराना जो प्राचीन भारत है उस समय मध्य एशिया जिसको अपन तुर्किस्तान कहते थे, और आपके दक्षिण पूर्वी एशिया में हम भारतीय संस्कृति के प्रचार को पाते हैं। जब आप लोग आरंभिक मध्यकाल में पहुंचते हैं तो तमिलनाडु में हमारा जो प्रसिद्ध राजवंश होता है वो आपके होता है चोलों का। ठीक है, और चोलों में जो राजराज प्रथम था उसने सदीमंतु द्वीप को विजय किया था। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अपन इसको यहाँ पे देख लेते हैं। और ये जो सदीमंतु द्वीप है इसमें 1300 द्वीपों का नाम आया आपके, और ये जीता था राजराज प्रथम ने। और राजराज प्रथम जो था चोलों का पहला शक्तिशाली राजा माना जाता है। और इस द्वीप की जो पहचान है वो आपके आज के मालदीव से होती है, जो कि भारत और मालदीव के संबंध जो है अभी आपके चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को भी जीता आपके, और उत्तरी श्रीलंका में जो है उसने पोल नरुवा को अपनी राजधानी बनाया। तो उसकी जो राजधानी थी वो आपके ये थी पोल नरुवा। ठीक है, तो इसको इसने अपनी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम का जो बेटा था वो आपके राजेंद्र प्रथम आया और उसने पूरे श्रीलंका को जीत लिया। तो उस समय जो है हम देखते हैं कि हमारे जो संबंध है थोड़े से भारत और श्रीलंका के बीच में खराब हुए, क्योंकि चोलों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और यहाँ के राजा महेंद्र पंचम को राजेंद्र प्रथम ने बंदी बना लिया आपके। तो एक तरीके से श्रीलंका जो है उनके अधीन आ गया। लेकिन बाद में जब कुलोत्तुंग प्रथम आया चोलों का राजा, तो उसने श्रीलंका को आपके स्वतंत्र कर दिया, और कहते हैं कि फिर श्रीलंका के राजा के साथ अपने पुत्री का विवाह भी करवाया। तो यहाँ से फिर वापस जो है मित्रतापूर्ण संबंधों की हम शुरुआत देखते हैं। इसी तरीके से चोलों ने इंडोनेशिया के शैलेंद्र साम्राज्य को भी खत्म किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध थे उनमें थोड़ी सी गिरावट जो है वो आरंभिक मध्यकाल में आती है। लेकिन बाद में जब तुर्क आते हैं भारत में, सल्तनत और
मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, तो हम पाते हैं कि पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध इतने खराब नहीं है, और एक व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो संबंध है, जो ताना बाना है, वो आपके चलता रहता है। अंग्रेजों के समय कुछ भारतीय लोगों को इन पड़ोसी देशों में आपके चावल की खेती, गन्ने की खेती, इन चीज़ों के लिए, या चाय के बागानों में वहाँ पर बसाया गया, और भारतीय जनता और भाषाएं, जिसमें तमिल भाषा, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग जो है दक्षिण भारत के लोग यहाँ पहुँचे, और फिर आपके बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग गन्ने की खेती के लिए मॉरिशस वगैरह इन देशों में ले जाए गए। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार जो है वो हम उस समय पाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों के बात क्लियर हुई होगी कि हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है पड़ोसियों के साथ, वो कैसी है। ठीक है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारी शांतिपूर्ण से अस्तित्व वाली ही रही है आपके, जो हमारा पंचशील का सिद्धांत है आपके। तो उसी नीति के तहत ही हम पड़ोसियों के साथ चले हैं पुराने समय में। कई जगह पर हम देखते हैं कि हमारे संबंधों में थोड़ी गिरावट आती है, और हमने इन देशों के मामलों में हस्तक्षेप किया। तो प्राचीन काल में भी हम पाते हैं कि हमने मालदीव और श्रीलंका के मामलों में हस्तक्षेप किया, क्योंकि बांग्लादेश जो था वो तो उस समय भारत का ही भाग आपके माना जाता है। गुप्त काल में आप नेपाल वगैरह के बारे में भी उल्लेख पाते हो आपके समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। इन्हें प्रत्यंत यानी कि सीमांत राज्यों के रूप में आपके इनका उल्लेख मिलता है। बाद में तिब्बत वगैरह के साथ अंग्रेजों ने अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश भी की, और यंग हस्बैंड के नेतृत्व में वहाँ सैनिक अभियान भी भेजा गया। तो अंग्रेजों के समय एक औपनिवेशिक संबंध जो है वो पड़ोसी देशों के साथ हमारे दिखाई देते हैं। तो ये एक पृष्ठभूमि थी जिसकी बात मैंने आप लोगों को बताई। अब स्वतंत्रता के बाद हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध किस प्रकार रहे। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तब हमने सिर्फ पड़ोसी देशों के साथ ही नहीं, बल्कि अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की, और हमने अफ्रो एशियाई सम्मेलन जो था वो दिल्ली में बुलाया आपके। बाद में बांडुंग में भी हुआ, और आगे आप सभी ने पढ़ा होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो आपके वहां से निर्मित होती है। तो पड़ोसी देशों के साथ अपन विदेश नीति की बात करें तो चीन के साथ, हालांकि ये हमारा पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, जब बीजिंग में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी चाउ एन लाई से मिले आपके, और इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये जो समझौता था ये आज भी हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को निर्धारित करता है। इस समझौते की क्या बात थी आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो अपन इसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, ये समझौता जो था, उस समय चीन जो था उसकी स्थिति भारत से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी कमजोर थी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे आपके कूटनीतिक रूप से हो। तब जो है ये समझौता बराबरी के स्तर पर किया गया आपके, और इस समझौते में जो सिद्धांत बताए गए, एक तो था अनाक्रमण, यानी कि किसी देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा था आपके हस्तक्षेप, यानी कि उसके मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, कि आंतरिक मामलों में हमारी जो नीति रहेगी वो आपके हस्तक्षेप की रहेगी। तीसरा जो मुद्दा था वो था हमारा इसमें कि जब आप किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो उसकी संप्रभुता का सम्मान करेंगे, आप संप्रभुता का सम्मान करेंगे, और आप जो है उसके साथ समानता का व्यवहार करेंगे, यानी कि उस देश के साथ जो है आप संबंध जो है समानता के स्तर पर रखेंगे। और लास्ट में जो था वो आपके शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात थी। तो ये जो मुद्दे जो थे आपके, ये पंचशील जो हमारा सिद्धांत था उसके महत्वपूर्ण मुद्दे माने जाते हैं आपके। ठीक है ना, तो अनाक्रमण, हस्तक्षेप, संप्रभुता का सम्मान, यानी कि अखंडता जो है उस देश की जो है वो आप बनाए रखेंगे। तो तीन चीजें ऐसे ही आपको ध्यान रखनी है, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, अखंडता। समानता के स्तर पर संबंध होंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जो बात है। तो हमारे जो संबंध को आधार जो है वो आपके पंचशील बना। अब आप ये सोचते होंगे कि फिर हमने बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप क्यों किया, फिर हमने श्रीलंका में शांति सेना क्यों भेजी। तो वहां पर हमने शांति सेना श्रीलंका में जो भेजी थी 1987 में, तो वो हमने हमारी खुद स्वेच्छा से नहीं भेजी, बल्कि उस देश की प्रार्थना पर, रिक्वेस्ट पर हमने भेजी थी। अगर कोई देश की सरकार ही हमसे सहायता मांगे तो फिर वहां पर कोई चीज गलत नहीं मानी जाती है। और रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो था वो उस समय पाकिस्तान का भाग था, और पाकिस्तान भारत का शत्रु राष्ट्र था। 1965 में भी हम
तुरंत पहले ही 71 से लड़ चुके थे और उस लड़ाई में हम उसको मात दे चुके थे। तो 71 में जब आपके वहाँ पे जियाउर रहमान जो थे आपके, सॉरी, जो बेनजीर भुट्टो जो थी आपके, उनके पिताजी थे, जब उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की तो हमने इस हिसाब से जो है शेख मुजीबुर रहमान जो थे, तो उनके आपके आमंत्रण पर जो है हमने सेना भेजी थी। ठीक है ना। तो वहां पर भी जो है, और वहां पे वही स्वतंत्र बाद में सरकार बनती है, तो वो शत्रु राष्ट्र था, इसलिए वहां पे हस्तक्षेप करना गलत नहीं माना जाता। यानी कि हमने उस मामले में भी पंचशील नीति का पूर्णतया पालन किया है। ऐसा नहीं है कि हम हमारी नीति से भटक गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आपके बात आती है, यहाँ पे मैंने बताया कि बांग्लादेश और श्रीलंका में हस्तक्षेप। तो 71 की जो लड़ाई थी उस समय आप जानते हो, और श्रीलंका में जो है 87 से 90 में, जब उस समय राज्यवर्धने थे और आपके राजीव गांधी समझौता हुआ था, आपके श्रीलंका अकॉर्ड कहलाता है 1987 का। तो फिर वहाँ पे हमने लिट्टे और जो उस समय का वहाँ का आतंकवादी संगठन था जिसको LTTE कहते हैं, और आपके श्रीलंका सरकार के बीच में एक मध्यस्थता करवाने के लिए ही हमने वहाँ के मामले में हस्तक्षेप किया था। बाकी जो है हमने कोई हमारी इच्छा से या कोई जबरदस्ती हमने उन पर चीजें नहीं थोपी। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। ठीक है ना। तो स्वतंत्रता के बाद जो पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध थे वो ऐसे थे। भू राजनीति ने इन संबंधों को प्रभावित किया आपके, और 91 से पहले इस क्षेत्र में, क्योंकि उस समय चीन की इतनी ज्यादा प्रभाव यहाँ पर नहीं था, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका की भूमिका यहाँ पे ज्यादा थी। तो उस समय अमेरिका यानी पश्चिमी जो देश थे वो आपके भारत पर सोवियत संघ की मित्रता के आरोप लगाते थे और हमारे एक तरीके से खिलाफी व्यवहार करते थे। तो उस समय इन पड़ोसी देशों में इन देशों की ज्यादा भूमिका थी जो भारत की सुरक्षा के लिए आपके चिंताजनक मानी जाती थी। ठीक है ना। और दूसरा जो हमारे संबंधों का एक आधार रहा इस समय और जो चिंता की बात रही वो आपके बिग ब्रदर सिंड्रोम को लेकर रही। पड़ोसी देश जो है वो हमेशा भारत पर ये आक्षेप लगाते हैं कि भारत ने हमारे साथ जो है हमेशा बड़े भाई जैसा व्यवहार किया और हमें छोटा समझा है। और जब छोटा समझा है तो ये उनकी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी के वो लोग खिलाफ मानते हैं, और एक तरह से उन देशों में, वहाँ के लोगों में एक प्रतिक्रिया इस चीज को लेकर भी है कि हमारे साथ आप इक्वल ट्रीट करो, क्योंकि आपने पंचशील में समानता के आधार पर व्यवहार करने की बात कही है, और जबकि आप यहाँ पर जो है समानता के आधार पर बात नहीं कर रहे। यहाँ तक जो है आप लोगों के उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है ना। तो बिग ब्रदर सिंड्रोम जो है वो हमारे पड़ोसी देशों के साथ एक संबंधों को काफी समय तक प्रभावित करता रहा है, और चीन ने इस चीज का फायदा उठाया है और इन देशों को डराया है कि भारत का जो कद है इतना बड़ा है और वो इस तरीके से आप लोगों के साथ व्यवहार करता है, तो उससे आप लोगों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक जो सेपरेट इंडिपेंडेंट जो इमेज है वो आपकी नहीं बन पा रही है। यानी कि एक तरीके से आपका कद छोटा हो जाता है, जबकि हम जो है आपके साथ समानता के आधार पर व्यवहार करते हैं। तो ये जो चीनी कार्ड है वो आपके ये देश भी प्ले करते हैं और चीन की जो इस तरह की जो चीजें हैं उनसे प्रभावित होते हैं। तो इस वजह से भी जो है हमारे संबंधों में एक खटास की जो स्थिति है वो आपके पैदा होती रही है। फिर 1997 से 2014 के बाद जो है हमारे संबंध किस तरीके से रहे हैं, तो आप सभी जानते हो कि उस समय भारत में देवगौड़ा जी की सरकार थी और इंद्र कुमार गुजराल जो थे वो आपके विदेश मंत्री थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको आपके गुजराल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। ये 1996 की बात है। इस सिद्धांत ने भी एक तरीके से बिग ब्रदर सिंड्रोम को ही आपके कंफर्म कर दिया, क्योंकि इसमें यह था कि छोटे पड़ोसी देशों को, जिसमें पाकिस्तान और चीन को शामिल नहीं किया गया, कि छोटे पड़ोसी देशों को एक तरफा सहायता दी जानी चाहिए, रेसिप्रोकल अप्रोच नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें गिव एंड टेक वाली जो पॉलिसी है वो इन देशों के साथ नहीं अपनानी चाहिए। तो छोटे पड़ोसी देशों के साथ जो है आपके एक तरफा सहायता की नीति अपनानी चाहिए, एक तरफा सहायता की नीति अपनानी चाहिए। ठीक है। तो ये बात जो है ये आपके कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, कौन सा डॉक्ट्रिन कहता है, तो उसको अपन बोलते हैं गुजराल सिद्धांत। तो इसमें जो था ये चीजें भी इन देशों को एक तरीके से, हम तो चाहते थे कि इन देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हो, लेकिन उल्टा इस चीज ने जो है हमारे इन संबंधों को खराब करने में
थोड़ी बहुत भूमिका निभाई, क्योंकि ये जो बिग ब्रदर सिंड्रोम का जो आपके कॉन्सेप्ट था या डर था, वो आपके और ज़्यादा पुख्ता हुआ। तो इस वजह से भी जो है हम देखते हैं कि इन देशों में एक चिंता थी। जब 2014 में जो है आपकी नई सरकार आई भारत में, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने सबसे पहले भूटान देश की यात्रा की, और उनकी जो नीति थी वो थी पहले पड़ोस की नीति, यानी पहले पड़ोसी की नीति, फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी। तो इसमें यह था कि हमें पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत रखने हैं, फिर बाकी देशों के साथ अपन बात करेंगे। जब पड़ोसी सही नहीं है तो फिर बाकी दूसरे देशों की तो हम कैसे बात कर सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले पड़ोसी देशों के साथ हमारे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती देने पर जोर दिया। आपके साथ सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत किए जाए। तो इस तरीके से हमने प्रायोरिटी दी, यानी कि जो बिग ब्रदर सिंड्रोम था उससे हमने इन्हें बाहर निकालने की एक कोशिश यहाँ पर की। ठीक है, और हमने इतनी इंपॉर्टेंस दी तो वो आपके समानता के सिद्धांत को बताती है। तो इससे इन देशों में एक खुशी का माहौल पैदा हुआ, और क्योंकि उस समय जो है चीन की भूमिका हिंद महासागर में बढ़ रही थी, और चीन ने जो है अपनी, जो आप सभी जानते हो, BRI प्रोजेक्ट है आपके, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस पे काम करना शुरू कर दिया था। और जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जैसे ऐसे जो कॉन्सेप्ट थे वो आपके मीडिया में उछलने लगे। तो उस समय भारत ने जो है अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए पहले पड़ोस की नीति अपनाई, ताकि इन देशों के साथ हमारे संबंध और मजबूत हो, और बिग ब्रदर सिंड्रोम जो है वो आपके, वो भावना जो है इन देशों में कम हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमने की यहाँ से। तो यहाँ से हमारे जो संबंध है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने शुरू हुए। लेकिन कोविड से पहले आप सभी जानते हो कि चीन ने हिंद महासागर में अपनी आक्रामक नीतियां अपनाई, और इन आक्रामक नीतियों की वजह से जो है उसकी भूमिका पड़ोसी देशों में बढ़ने लगी, और उसके कारण हमारे जो संबंध थे इन देशों के साथ उसमें जो है थोड़ी बहुत खटास की स्थिति उत्पन्न होने लगी। श्रीलंका ने तो उस चीनी हस्तक्षेप को भुगत लिया, तो इसके बाद वो तो वापस भारत की तरफ जो है आ चुका है, और बाकी मालदीव और बांग्लादेश, इनका भी इंतजार है कि कब जो है वो ये देश भी उन चीज़ों का खामियाजा भुगतेंगे और जो है भारत के साथ मित्रता के संबंध बढ़ाएंगे। हालांकि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध आज की परिस्थिति में बहुत ही ठीक है, और जो वर्तमान सरकार है वो भी भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहती है, और उसने भी चीनी भूमिका को कम करने की कोशिश की है। तो बांग्लादेश के भी चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ चुकी है, श्रीलंका के बढ़िया तरीके से आ चुकी है, और मालदीव जो है देर सवेर साल भर में उसके भी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि भारत के साथ जो है हमारे संबंध कितने ज़्यादा मायने रखते हैं आपके। ठीक है ना, तो ये सारी बातें। तो अब ये बात आती है कि ये जो देश है ये हमें क्यों आंख दिखाते हैं, आखिर में ये लोग कौन सा कार्ड प्ले करते हैं जिसकी वजह से जो है भारत में जो चिंताएं बढ़ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि कौन सा ऐसा कार्ड है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण ये है भारतीय जो आपके, हमारा जो विदेश विभाग है, हमारी जो डिप्लोमेट्स है, उनको ये किस आधार पर जो है ब्लैकमेलिंग करते हैं, यानी कि इनके पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जो कौन सी नब्ज है जो इन लोगों ने पकड़ रखी है, और हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर झुकना पड़ता है। तो उसकी बात अपन करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हिंद महासागर और पड़ोस में 1991 से पहले यहाँ पर जो भूमिका थी वो आपके USA की थी। अब USA की यहाँ पे भूमिका किस प्रकार थी, क्योंकि एक तो पाकिस्तान मेजर नॉन नाटो एलाई था। मेजर नॉन नाटो एलाई आप सभी जानते हो, अपन एक क्लास में आगे नेटो की भी चर्चा करेंगे, अभी इसका विस्तार हुआ है। मेजर नॉन नाटो एलाई, इसका ये मतलब हुआ कुछ ऐसे देश है जो कि नेटो के क्षेत्र से बाहर है, यानी कि यूरोप और अमेरिका से बाहर स्थित है, लेकिन फिर भी अमेरिका उनको तकनीक और सैनिक आर्थिक सहायता देना चाहता है। तो ऐसे देश जो है वो आपके इस कैटेगरी में आते हैं, और पाकिस्तान इस कैटेगरी में रहा है। तो अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को खूब सारी आर्थिक वित्तीय सहायता, सैनिक और तकनीकी सहायता जो है वो आपके इसके कारण दी है, जिसके कारण जो है पाकिस्तान
का जो हौसला था वो भारत के खिलाफ हम कई बार बढ़ा हुआ पाते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज आपके ये रही। दूसरी जो यूएसए की जो भूमिका थी वो नेपाल और इन देशों में भी आपके रही है 91 से पहले। ठीक है, और इन देशों को भी वो आपके सोवियत संघ के विस्तार को रोकने या इन सब चीजों के कारण जो है भड़काने की कोशिश करता रहा। दूसरा जो है आपके हिंद महासागर में जो डिएगो गार्सिया आपके द्वीप है, और ये जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है हिंद महासागर में, और ये जो द्वीप है बेसिकली तो मॉरिशस देश का है, और इससे मॉरिशस से जो है आपके फ्रांस के पास गया, फ्रांस से ब्रिटेन के पास गया, और ब्रिटेन से यूएसए के पास गया, और यहाँ पर यूएसए का नेवल बेस है, आपके नौसैनिक अड्डा है, और यहाँ से जो मिसाइलें वगैरह है उनमें पूरा हिंद महासागर और तटवर्ती देश आपके उस दायरे में आते हैं। तो अमेरिका ने जो है इस द्वीप के माध्यम से भी हम पर दबाव बनाने की कोशिश की। भारत की हमेशा से यहाँ पे ये रणनीति रही है कि ये जो द्वीप है इसके मूल देश को वापस सौंपा जाए। तो डिएगो गार्सिया का भू राजनीतिक महत्व जो है वो आपके ये है। अब आपके एक शब्द आता है भू राजनीति, आप सभी ने पढ़ा होगा। जियो पॉलिटिक्स शब्द जो है उसको हम किस तरीके से परिभाषित करें। देखो, भू राजनीति का मतलब होता है ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से तीनों दृष्टिकोणों से महत्व हो, और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता हो, उसको हम जियोपॉलिटिकल रीजन कहते हैं आपके। ठीक है, और इसके लिए कई सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिए गए हैं। मैकाइंडर की नीति या आपके स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी, ठीक है, मैकाइंडर के हार्टलैंड थ्योरी, जोन्स वगैरह खूब लोगों ने जियोपॉलिटिक्स पर आपके कार्य किया है। एक होता है भूसामरिक महत्व का क्षेत्र, यानी कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो सैनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। और आजकल आप लोगों ने रायसेना डायलॉग में एक शब्द भी पढ़ा होगा कि भू अर्थव्यवस्था, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो कि इकोनॉमिक रूप से आपके महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जैसे हिंद महासागरीय आपके यहाँ पर अगर अपन नौकायान या नेविगेशन जो है सेफ और सिक्योर रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को फायदा होगा। ब्लू इकोनॉमी में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्लू इकोनॉमी जो हमें समुद्र से जो संसाधन मिलते हैं उसको अपन ब्लू इकोनॉमी के रूप में रखते हैं। तो इस हिसाब से हिंद महासागर की महत्व जो है वो आपके बढ़ जाता है। तो एक भू अर्थव्यवस्था और इसमें आपके व्यापारिक संबंध, द्विपक्षीय समझौते, ये सब जो है जियो इकोनॉमिक्स में आते हैं आपके। तो आजकल ऐसे शब्द जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यूएसए की जो भूमिका रही पड़ोसी देशों में वो आपकी पहले रही। जब बांग्लादेश युद्ध हुआ तो यूएसए ने जो है एक तरीके से भारत के खिलाफ अपना नेवल जो फ्लीट है वो भी हिंद महासागर में उतारा था, आप सभी जानते हो। लेकिन सोवियत संघ के भारत के समझौते के कारण जो है उसे वापस हटना पड़ा। तो पहले 91 से पहले की जो भूमिका है वो आपके यहाँ पर यूएसए की रही है इन पड़ोसी देशों में। फिर जब आपके 91 के बाद शीत युद्ध की समाप्ति होती है, सोवियत संघ का विभाजन हो जाता है, तो फिर भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वो आपके उनमें हम थोड़े बहुत बदलाव देखते हैं, क्योंकि यहाँ से पश्चिमी देशों की जो भूमिका वो कम होनी शुरू होती है। और अब यहाँ पे जो आपके अर्थव्यवस्था में मजबूती के कारण, विदेशी मुद्रा भंडार के कारण और अपने देशी उद्योग धंधों के विकास के कारण चीन की भूमिका अब मजबूत होनी शुरू होती है, और वो पड़ोसी देशों में अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता है। और जब चीन का प्रभाव पड़ोसी देशों में बढ़ना शुरू होता है तो फिर हमारे सामने एक नया भू राजनीतिक समस्या उत्पन्न होकर आती है, और उस समस्या को हम वर्तमान में देख रहे हैं। जो जितने भी पड़ोसी देश है वो आज हमें इसलिए आंख दिखा रहे हैं क्योंकि पहले उन्हें अमेरिका का समर्थन था और आज उनको चीन का समर्थन है, क्योंकि चीन ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना में खूब सारा इन्वेस्टमेंट किया है। चीनी लोग जो है वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो और पैसा भी चीन ने खूब सारा इन देशों को ऋण के तौर पर दिया है। तो उस वजह से ये देश जो है कभी कभार हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको बाद में पछतावा होता है तो फिर वो अपनी नीतियों में चेंज करते हैं, और नहीं करते हैं तो वहाँ पर जनता जो है उनको हटा के नए लोगों को नियुक्त कर देती है, तो फिर उन्हें अपनी नीतियां बदलनी पड़ती है, जैसा कि श्रीलंका इसका उदाहरण आप सभी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ की जो बात है वो मैंने आपको बताई। चीन की भूमिका हमारे पड़ोस में हिंद महासागर में किस तरीके से रही है तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, पहली तो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और दूसरी है आपके इसी का ही पार्ट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, यानी कि
मोतियों की माला। इस नीति के तहत जो है चीन आपके मलक्का जल संधि, म्यांमार और म्यांमार से लेके बांग्लादेश का चटगांव, फिर श्रीलंका का मंटोटा, मालदीव का जो माले और माराओ एयरपोर्ट है, पाकिस्तान का ग्वादर, और आपके जो है ईरान में जिसको हम बोलते हैं आपके बंदर अब्बास, और फिर जिबूती, और ये पूरे भाग है जहाँ पर चीन अपने नौसैनिक अड्डे या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। इसके तहत जो है चीन भारत को घेरने की नीति अपनाता है, ऐसा भारत के कूटनीतिज्ञों का कहना है। तो ये सारी बातें जो है चीन अपनी सांस्कृतिक नीति को मजबूत करने के लिए, आर्थिक नीति को मजबूत करने के लिए, और इन देशों को चीन अपने पर निर्भर बनाने के लिए इस तरह की नीतियां अपना रहा है। और BRI जो है वो तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पर है, जो कि यूरोप को जो है चाइना से जोड़ने की बात करता है। तो वो सिल्क रूट जो पुराना रेशम मार्ग है उसको आपके फॉलो करता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं आपके हमारे दक्षिण में। तो इस तरीके की चीजें जो है वो आप देख सकते हो क्यों हो रही है आपके यहाँ पे। मालदीव की स्थिति हो गई आपकी, ठीक है ना, और ये पाकिस्तान वाला भाग है, और यहाँ पे जो है आपके अरब वाला जो भाग है, और ये आपके हो गया इधर वाला भाग लाल सागर। तो हॉर्मुज की खाड़ी आई है आपके, और ये हो गया आपका लाल सागर, और यहाँ पे जो है मलक्का हो गया। तो चीन का जो प्रभाव है, चीन चाहता है कि यहाँ पर जो है उसके जो नीतियाँ है वो किस तरीके से मजबूत हो, ठीक है ना। तो वो आपके यहाँ पे जो सितवे बंदरगाह है आपके म्यांमार का, यहाँ पर अपने वो इसी तरह का इन्वेस्टमेंट किया उसने। मलक्का वगैरह है ही यहाँ पे चीन का कैंटन बंदरगाह है आपके, ठीक है। फिर आपके बांग्लादेश में चटगांव था, वहां पे इन्वेस्टमेंट था चीनी आपके। यहाँ कोको द्वीप है जहाँ पर चीन का सर्वेलेंस सिस्टम है जो म्यांमार से उन्होंने ले रखा है। और श्रीलंका में जो था वो आपके अमन टोटा था आपके। मालदीव में माले या माराओ जो आपके पोर्ट था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे पाकिस्तान में आपके ग्वादर है, और जो ईरान में है यहाँ पे बंदर अब्बास। हमारा यहाँ पे छह बहर है, तो चीन ने जो है यहाँ पे बंदर अब्बास जो है इस बंदरगाह को आपके मजबूत किया। यहाँ पे जो अफ्रीका में आपके जिबूती है, इधर सोमालिया हो गया आपके नीचे, ठीक है, और ये अदन की खाड़ी जो है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से चीनी भूमिका आपके दिखी जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसको कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो नीति है वो अपना रहा है, जो भारत को घेरने की नीति है, ठीक है ना, इस पर काम कर रहा। तो ये आपके जिसको अपन MSR कहते हैं, मेरी टाइम सिल्क रूट। और वो जो आपके मध्य एशिया से जाता है जो चीन को जोड़ता है, BRI का पार्ट है, उसको LSR कहते हैं। यानी कि BRI को हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि एक तो MSR है और एक आपके हो गया LSR, यानी लैंड सिल्क रूट और मैरीटाइम सिल्क रूट, यानी कि समुद्री रेशम मार्ग आपके। और इसी का जो आपके पार्ट है दूसरा LSR, जिसको अपन बोलते हैं स्थल रेशम मार्ग। और स्थल रेशम मार्ग जो है इसी के कुछ पार्ट है कालादान प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जो आपके ग्वादर तक आता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें अब अफगानिस्तान भी शामिल हो रहा है आपके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो इन सब नीतियों का जो उद्देश्य है, चीन ये कहता है कि हम हमारे वाणिज्यिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन जो वास्तव में हिडन जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो है यहाँ की भू राजनीति हिंद महासागर की, और उस पर अपना नियंत्रण रखना। क्योंकि हिंद महासागर में ये जो हॉर्मुज और लाल सागर है, यहाँ से सारा व्यापार मलक्का से होते हुए यहाँ होता है आपके। और मालदीव जो है इसकी और श्रीलंका की इस व्यापार में मध्यस्थों के रूप में भूमिका है। जैसा कि आप सिंधु घाटी में पढ़ते हो, मेलुआ के लोग दिलमुन और माकन से होते हुए व्यापार के लिए आते थे, यानी कि वो उस समय बिचौलियों का काम करते थे बहरीन और आपके ओमान देश या मकरान तट
तो उसी प्रकार जो है वर्तमान में इन देशों की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। इधर आगे सिंगापुर की भी, क्योंकि कहीं पे पोर्ट ऑफ कॉल जो है, पोर्ट ऑफ कॉल बंदरगाह है जहाँ पर जहाज रुकते हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें इस व्यापार को कंट्रोल करने की आपके बात है। उधर आपके यमन में जो है होती जो है उनकी भूमिका यहाँ पे बढ़ रही है, और ये स्वेज नहर जो है इस जगह पे आपके जो आगे भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पे स्वेज वाला हो गया आपके। तो ये आपके एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको अपन कह सकते हैं BRI प्रोजेक्ट या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। तो चीन की यहाँ पे एक तो नीति आपके ये रही है। दूसरी जो चीन की पॉलिसी है वो है सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी। इसमें क्या करता है चीन, छोटे छोटे दावे करता है, जैसे कि दक्षिण चीन सागर में चाहे वो स्पार्टली और पार्सल द्वीप हो, स्पार्टली व पार्सल द्वीप, छोटे छोटे दावे करता है ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि चीन युद्ध करना चाहता है या उस देश के खिलाफ जो है कुछ प्रत्यक्ष कार्यवाही कर रहा है। जैसा कि अभी आप फिलीपींस के साथ टकराट देख सकते हो 1-2 दिन पहले, या ताइवान के साथ भी इसी तरीके की चीजें आप देख सकते हो। उसको सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी कहा जाता है। और भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस जो है आपके, उन्होंने अभी जो आपके वार्ता हुई रायसीना डायलॉग, उसमें इस नीति को ग्रे जोन वारफेयर का नाम दिया, जो कि चीन अपना था। यानी एक विशेष सीमा में रहते हुए सैन्य कार्यवाही की जाती है, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो आपके हमारे गालवान घाटी हो, या फिर आपके दक्षिणी चीन सागर हो। इन क्षेत्रों में जो चीनी कार्यवाहियां है वो इस तरह की है। तो अपना प्रभाव भी छोड़ना चाहता है, और आप छोटे धीरे धीरे आप कब्जा करते जाते हो कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगी कब आप उसके इलाकों के अंदर खूब सारा इलाका आपने हड़प लिया। तो ये जो नीतियां है चीन की, ठीक है ना, क्योंकि ये अचानक से आपके कार्यवाही की हुई नहीं दिखाई देती है, तो लगता है कि ऐसा कुछ भी मामला है नहीं, जबकि वास्तव में ये होता है कि एक टाइम बाद वो आपके चीज यहाँ पे था पहले और यहाँ तक आपके पहुंच गया, तो इतने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो ऐसी जो नीति है उसको अपन सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी या ग्रे जोन वारफेयर के नाम से आपके जानते हैं। और ये अभी जो है चीन की विदेश नीति का एक हिस्सा है, जिसको अपन पुराने टाइम में 5 फिंगर पॉलिसी कहते थे। और जो चीनी दावे थे आपके, क्लेम थे टेरिटोरियल, तो वो क्लेम जो है वो इस तरीके से करता है, या तो मैप बना के, या और आपके दूसरे जो तरीके हैं वो सलामी स्लाइसिंग या ग्रे जोन वारफेयर के रूप में। तो ये नीतियां भी जो है हमें देखनी है। 100 शब्दों में आपके RS मेंस में, UPSC में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इनसे पूछे जा सकते हैं कि सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी क्या है या ग्रे जोन वारफेयर क्या है। ये हमारा जो अभी रायसीना डायलॉग हुआ आपके दिल्ली में, और उसमें जो है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस है, उन्होंने जो है इसके बारे में, CDS है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने जो है इस पॉलिसी को ग्रे जोन वारफेयर का आपके नाम दिया। तो एक तो आपके ये तरीका है। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत क्या किस तरीके से जवाब रहा है आपके चीनी नीतियों के खिलाफ। तो भारत का जो जवाब है वो आपके कहलाता है सागर। सागर का मतलब होता है आपके सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। तो हिंद महासागर में हमारी जो नीति है वो आपके ये है कि सभी के लिए विकास, वृद्धि और सुरक्षा की बात। तो हम जो भी आपके तटवर्ती देश है, जो हिमतक शेष IOARC के सदस्य रहे हुए हैं, इन देशों के साथ हमारे संबंध हम मजबूत करना चाहते हैं। और हिंद महासागर में हम सिक्योरिटी की बात करते हैं ताकि यहाँ पर नेविगेशन सही तरीके से हो। और इसी नीति के तहत जो है हमने लाल सागर में हमारे जो आपके जहाज भेजे हैं, ताकि हौतियों या जो सोमालिया के डाकू है उन पर हम कंट्रोल कर सके। ठीक है ना। तो सागर जो है हमारी रणनीति है, ये आपके जियो पॉलिटिक्स की ही एक भाग है, यानी कि भू राजनीति का ही एक भाग माना जाता है। और इसके तहत जो है हम चाहते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व जो है वो आपके बना रहे। ठीक है ना। तो हम इस पर जोर देते हैं। तो हमें सागर के बारे में आपके पूछा जा सकता है। तो सागर जो रणनीति है वो एक तरीके से BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक जवाब है, यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का ही एक जवाब के तौर पर अपन इसको मान सकते हैं। ताकि हमारा, क्योंकि हिंद महासागर दुनिया में जो आपके 5 महासागर है, प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा आपका हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी सागर और पांचवा आर्कटिक। तो इनमें
एकमात्र जो आपके महासागर है, हिंद महासागर, जिसका नाम किसी देश से है, वो है भारत से आपके, इसलिए अपन इसको हिंद महासागर कहते हैं, इंडियन ओशन कहते हैं। तो ये खुद ही हिंद महासागर में हमारी स्थिति को दर्शाता है कि हम इस हिंद महासागर की भू राजनीति में क्या मायने, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके, ठीक है। और उसी का ही पार्ट जो है वो हमारी जो पॉलिसी है वो आपके सागर है, ठीक है। दूसरा हमारा जो, ये तो हमारी जो आपके विदेश मंत्रालय की रणनीति है, और मौसम जो है हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय की रणनीति है आपके। जैसे चीन अपने पुराने संबंधों को मजबूत करना चाहता है, जैसा कि बताया मैंने कि वो अपने सिल्क रूट की बात करता है, रेशम मार्ग परियोजना को मजबूत करना चाहता है। तो हमारे भी पुराने संबंध मजबूत रहे हैं आपके हिंद महासागर के तटवर्ती देशों से। आप सभी जानते हो, मसालों के मामले में हो चाहे कपड़ों के मामले में हो, तो हम भी यहाँ पर हमारी सॉफ्ट पावर के रूप में डोमिनेंट करते थे। और मैंने आप लोगों को बताया कि प्राचीन काल में जो है हमारी एक जो इमेज थी वो एक सॉफ्ट पावर के रूप में इन देशों में रही है। तो हम भी हमारी उस पुरानी नीति को जो है आपके वापस उसको बाहर लाकर और इन देशों के साथ हमारे पुराने संबंधों की दुआई देना चाहते हैं, और वो हमारी नीति जो है मौसम परियोजना के रूप में जानी जाती। तीसरा जो तरीका है चीन को हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, तो उसमें भी एक भू राजनीतिक रूप से हमारी जो पॉलिसी है जिसको नेकलेस ऑफ डायमंड कहते हैं आपके, ठीक है ना, डायमंड का हार, कैसे वो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि हम भी हमारा यहाँ पे, जैसे एक तो वियतनाम है जिसकी चीन के साथ जो संबंध इतने अच्छे नहीं है, तो हम एक तो वियतनाम के साथ हमारे संबंध मजबूत कर रहे हैं आपके, और हमने ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह भी दी है, और जो आपके वियतनाम में हम इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर में हाइड्रोकार्बन के लिए। तो वियतनाम, फिर आपके जापान के साथ हमारे संबंध अभी मजबूत है क्योंकि क्वाड का पार्ट है आपके, ठीक है। तो जापान के साथ हम सहयोग करके चीन की घेराबंदी कर सकते हैं। फिर मंगोलिया जो है जिसकी राजधानी उलान बटोर है, और मंगोलिया के साथ हमारे पुराने संबंध रहे हैं मध्यकाल से, और प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रचार भी यहाँ पर हम पाते हैं। बाद में मंगोलों ने जो है इस्लाम को भी अपना लिया, जिनको अपन मंगोल के रूप में कहते हैं, और वही मुगलों के रूप में जिन्होंने भारत पर शासन किया। तो पुराने हमारे सांस्कृतिक संबंध यहाँ पर रहे हैं। ये चीन और रूस के बीच में स्थित स्थल अवरुद्ध देश है आपके। फिर यहाँ पे छा बहर बंदरगाह है आपके ईरान में। बंदर अब्बास बंदरगाह अगर चीन ने विकसित किया है, तो भारत ने यहाँ पर जो बंदरगाह विकसित किया वो छा बहर है। अभी तालिबान आ गया, नहीं तो अफगानिस्तान में हमारे संबंध अच्छे थे, और डेलराम जारांग मार्ग भी हमने यहाँ पे डेवलप किया था आपके, तो हमारे संबंध यहाँ पर मजबूत होते। इधर आपके दुकम जगह है ओमान में, वहां पर भी, और फिर आपके सेशल्स जो द्वीप है जहाँ पे अजम्पशन उसकी राजधानी है, तो वहां तक हमारी यहाँ पे अप्रोच या पहुंच है। इधर शाबांग इंडोनेशिया में, और छांगी जो है वो सिंगापुर में एयरपोर्ट भी है, और आपके यहाँ पर नो यूं कह सकते हैं पोर्ट भी आपके। तो यहाँ भारत के जो संबंध है वो आपके मजबूत है, यानी कि हम भी मलक्का, दक्षिण चीन, पूर्वी चीन से होते हुए और यहाँ पर जो है हिंद महासागर तक अपना एक कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि चीन की घेराबंदी कर सके। तो ये सारी चीजें जो है, ऐसा नहीं है कि अपने कोई घेराबंदी अपन जानबूझ के कर रहे हैं या हमने इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे लिया है। हाँ, जब कोई देश हमारे खिलाफ कोई ऐसी रणनीति अपनाता है और हमें परेशान करता है, जिसको अपन कोयर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं, इसका मतलब होता है अवपीड़क कूटनीति। तो फिर हमें भी जवाब देने के लिए कुछ आपके चीजें अपनानी होती है, ताकि उस देश को भी हम भी किसी तरीके से कंट्रोल कर सके। तो हमारी जो ये नीति है नेकलेस ऑफ डायमंड है, वो आपके इसका पार्ट माना जाता है। फिर IMEC अभी आपके चर्चा में चल ही रहा है, चाहे रायसीना की बात हो, चाहे ग्रीस के अभी प्रधानमंत्री भारत आए हो, या फिर आपके G20 की बात हो जिसको G21 कर दिया गया, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आपके पिरेश ग्रीस में जगह है, उसको जो है मध्य एशिया से होते हुए सॉरी पश्चिम एशिया से होते हुए भारत तक जोड़ने की बात है, ताकि यूरोप के साथ हमारे भी व्यापारिक संबंध मजबूत हो। यानी कि BRI को, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो चीन को यूरोप से जोड़ती है आपके, तो उसका एक विकल्प जो है, अल्टरनेट जो है, वो आपके ये है IMEC, जिसको अपन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। तो
यहाँ पे चीन की भूमिका को कम करने के लिए हमारे द्वारा जो चीज़ें अपनाई गई है वो आपके ये है। फिर क्वेड है, वो भी चीन की भूमिका को कम करने के लिए है। और मालाबार एक्सरसाइज जो है, जो हिंद महासागर में हम करते हैं यूएसए के साथ, जापान के साथ, और आपके ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं भी उसमें कभी कभार आपके पार्टिसिपेंट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इस चीज़ को दर्शाती है कि हम जो है चीन को किस तरीके से काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, और ताकि वो हमारे पड़ोस में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करे। ठीक है ना। और जापान के साथ धर्मगार्जियन, और अभी आप सभी देख ही रहे हो नौसैनिक या आपके सैनिक अभ्यास जो अभी आपके महाजन फील्ड बीकानेर में चला। तो इन सब चीज़ों का उद्देश्य ये है कि एक तो सैनिक प्रशिक्षण, आदान प्रदान, चीज़ों को समझना, और दूसरा जो है जो हमारे दोनों के जो साझा हित है उनको हम कैसे आपके प्रमोट करें, और जो देश हमसे दुश्मनी रखते हैं दोनों देशों से, तो हम उसको किस तरीके से थोड़ा कंट्रोल कर सके। तो इन सब चीज़ों का जो उद्देश्य है वो ये है। तो भारत का क्या रेस्पॉन्स है आपकी, अगर 100 वर्ड में क्वेश्चन आए कि चीन की बढ़ती हुई भूमिका को भारत किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, तो आपको ये सारी बातें बतानी है। तो अब आपके बातें कुछ समझ में आई होगी कि जो पड़ोसी देश है वो आपके किन बातों पे, किन मुद्दों को लेकर जो है हमें आंख दिखाते हैं। तो आंख दिखाने के मुद्दे ये है, भू राजनीति है जो कि बहुत मायने रखती है आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, और इन देशों का भू राजनीतिक जो महत्व है, जिसके कारण बड़ी शक्तियां जो है वो आपके इन देशों की तरफ अपनी निगाहें रखती है, और वो चाहती है कि ये देश हमारे प्रभाव में आए और दूसरे के प्रभाव को हम कैसे कम करें। जीरो सम गेम की पॉलिसी जो है वो अपनाई जाती है, और उसी के बेस पर जो है ये सारी चीजें आपके की जाती है। ठीक है ना। तो आंख दिखाने का मतलब ये नहीं है कि वो हमें बार बार या हर चीज पर जो है हमसे नाराज रहे, क्योंकि फिर वो शत्रु राष्ट्र में आ जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में पूर्णतया शत्रुता संभव नहीं है, क्योंकि आर्थिक मामले जो है वो भी आपके संबंधों को तय करते हैं। जैसा कि आपने मालदीव के मामले में देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप की क्या यात्रा की, और मालदीव की खाट खड़ी हो गई आपके। मालदीव में सबसे ज्यादा जाने वाले पर्यटक भारत के थे, और फिर वो 9वें स्थान पर पहुंच गए अचानक। ठीक है। और उसकी अर्थव्यवस्था की मेन धुरी आपके ये है। तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जो वो खुद देश आपके नहीं चाहता। तो हम भारत मालदीव संबंधों की यहाँ पर बात करते हैं। आपकी जनसंख्या 5,17,887 है 2024 के अनुसार आपके। ठीक है। हमारे यूपी और बिहार की जो जनसंख्या है वो आपके लगभग 38 करोड़ है। ठीक है ना। और इस देश की जनसंख्या कितनी है, 5,17,000। हमारे पास लगभग 25 लाख की आर्मी है आपके। ठीक है ना। और मालदीव एक इतना सा देश, ठीक है ना, और वो भी जो है कभी कभार गुर्रा लेता है। तो इसका मतलब उसके पीछे कोई तीसरी शक्ति काम करती है, और वो तीसरी शक्ति कौन है वो अभी आप लोगों के क्लियर हो ही जाएगी। ठीक है ना। तो मालदीव में 1100 द्वीप है, संसद मजलिस कहलाती है जैसे ईरान में कहलाती है, और 90% जो पॉपुलेशन है वो आपके इस्लाम धर्म को मानती है, और 29,000 भारतीय यहाँ प्रवासी के तौर पर आपके रहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें चौलकालीन बात में बता ही चुका हूं। आपके राजराज प्रथम ने यहाँ पे आपके अभियान किया था। 1965 में ये ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त हुआ आपके। अब जैसे कई बार आप लोग पढ़ते हो, और यूट्यूब या लोग जो है आपको ज्ञान देते हैं कि भारत आजाद इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज जो थे वो दूसरे विश्व युद्ध में कमजोर हो गए, और इस वजह से वो भारत पर राज नहीं कर सके। और ये महान लोग जो है हमारे गांधी जी, नेहरू जी, या जो हमारे भगत सिंह, सरदार, या सुभाष चंद्र बोस, या हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी लोग थे, उनकी भूमिका को सिरे से खारिज कर देते हैं, और बच्चों को ज्ञान भी देते हैं, और आरएस के स्टूडेंट को भी ज्ञान देते हैं। ठीक है ना। तो अब आप लोगों को इन चीजों से देखो, आप लोगों के पास एक प्रमाण ये भी, वैसे तो खूब सारे प्रमाण है। ठीक है। और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की वजह से ही अंग्रेज मजबूर हुए कि उन्हें भारत छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो भारत पर राज करने की स्थिति में नहीं रह पाए। इसलिए नहीं रह पाए कि वो दूसरे विश्व युद्ध में कमजोर हो गए, बल्कि वो इसलिए नहीं रह पाए क्योंकि उस समय जब नेवल जो नौसैनिक विद्रोह हुआ आपके भारत में 1946 में, क्रिप्स का विरोध हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि वो भारत पर शासन करने की स्थिति में ही नहीं रहे थे आपके। अगर वो रहते तो फिर वो आपके उस समय मालदीव से भी भाग जाते आपके, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ आपके। ठीक है ना। और जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तब भी
फ्रांस जैसे देशों ने, वियतनाम जैसे देशों पर जो है लंबे समय तक अपना नियंत्रण रखा है। ठीक है, क्योंकि फ्रांस भी कमजोर हुआ, ब्रिटेन भी कमजोर हुआ, तो फिर 1945 में ही उन लोगों को तो चले जाना चाहिए था, लेकिन वो आपके 1965 से यहाँ से गए, कहाँ से, मालदीव से। तो इस तरह की बातों में आप लोगों को तो कम से कम नहीं आना, जो समझदार है और जो सिविल सर्विसेज या इनकी तैयारी करते हैं और जो इतिहास ढंग से पढ़ते हैं आपके। ठीक है ना। अब्दुल गयूम जो थे वो आपके यहाँ के राष्ट्रपति बने 65 में, और ऑपरेशन कैक्टस जो है वो आपके 1988 में चलाया गया था, जो आपके भारत की सहायता से चलाया गया था आपके। ठीक है ना, जब आपके इनको अपदस्थ कर दिया गया था गयूम को। तो ये सारी चीजें हम भारत की भूमिका को पहले से देखते हैं। भारत मालदीव संबंधों के अपन आयामों की बात करें तो सबसे पहला आयाम तो भू राजनीतिक है। भू राजनीति क्या है कि एक तो होर्मुज जो आपके जल संधि है, मैंने अभी आप लोगों को बताई, जो कि आपके फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, आपके यूएई और इन देशों के पास में है। ठीक है, तो एक तो यहाँ का व्यापार आपके, ठीक है, और ये होर्मुज जल संधि से आगे मलक्का तक जो जहाज जाते हैं आपके वो मालदीव से होके जाते हैं, और दूसरा जो आपके स्वेज वाला लाल सागर वाला जो मार्ग है आपके, और वो भी मालदीव से होते हुए आपके कहाँ पहुंचता है, मलक्का, और आगे चीन और दक्षिण जापान, दक्षिण कोरिया, इन देशों को जोड़ता है। तो यहाँ से जो है व्यापारिक रूप से जो मालदीव की जो आपके लोकेशन है वो हिंद महासागर में बहुत ज्यादा मायने रखती है, और मालदीव जो है वो इस हिंद महासागर के व्यापार को क्या करता है, कंट्रोल करता है आपके। ठीक है ना, तो ये आपके सबसे बड़ी जो भूमिका है वो ये है। अगर चीन अपनी आपके महासागरीय रेशम मार्ग परियोजना यानी बीआरआई को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो उसको भी माल की जरूरत पड़ती है, और अगर भारत हिंद महासागर को सिक्योर और सेफ करना चाहता है तो उसे भी मालदीव की जरूरत पड़ती है। तो ये मालदीव की जो है भू राजनीतिक अवस्थिति को दर्शाता है। ठीक है ना, तो छोटा सा देश है लेकिन उसका महत्व जो है वो आपके ये है, देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर, वो वाली बात है, वो हम मालदीव के संदर्भ में देख सकते हैं आपके। दूसरी जो चीज है, राजनीतिक रूप से हमारे संबंध या कैसे रहे हैं मालदीव के साथ, तो 2008 में यहाँ पे बहुदलीय लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली हुई और मोहम्मद नशीद जो थे वो विजयी हुए, और ये जो मोहम्मद नशीद थे ये प्रो इंडियन माने जाते थे, और भारत के साथ उनके संबंध जो है सबसे बढ़िया जो है वो आपके रहे। 2012 में इन्हें हटा दिया गया और बाद में कैद भी कर लिया गया आपके, उन्होंने भारतीय दूतावास में शरण ली थी। इसके कारण जो विपक्षी दल थे वो आपके भारत से नाराज हो गए कि भाई आपने हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया, जबकि आप तो पंचशील की दुहाई देते हो कि हम दूसरे देशों के या पड़ोसी देशों के मामलों में हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाएंगे। तो इस वजह से जो विपक्षी दल थे वो सारे नाराज हुए। उनकी नाराजगी जो है प्रधानमंत्री जी की लक्षद्वीप यात्रा के दौरान भी आपने देखी होगी। ठीक है ना, तो एक जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो आपके ये है। तो 2012 के बाद जो है भारत और मालदीव के जो संबंध है वो आपके बिल्कुल डावाडोल होने शुरू हुए, और उसका जो आपके मेन कारण था जो कि हमेशा हमारे पड़ोसी देशों में रहा है वो है वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता। तो उसके कारण जो है हमारे जो संबंध है उनमें भी अस्थिरता आती है आपके। फिर हम देखते हैं आर्थिक मामलों में हमारे किस तरीके के संबंध रहे हैं। तो 1981 का जो व्यापार समझौता है वो भारत और मालदीव के आर्थिक संबंधों का निर्धारण करता है आपके। 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल हमने बनाया जिसमें 200 बिस्तर वाला था, और ये भी हमारी सॉफ्ट पावर जो इमेज है उसको मजबूत करने वाला था। फिर हमने क्रेडिट लाइन सहायताएं दी, ऐसी सहायताएं दी, ऐसा पैसा दिया जिस पर कोई ब्याज वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसमें हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो चीज़ें आपके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो भारत ने खूब सारी सहायताएं मालदीव को इस संदर्भ में भी दी है। 2009 में जब यहाँ पे मालदीव में आपके भुगतान संतुलन की समस्या पैदा होगी, जैसे अभी श्रीलंका में समस्या हुई, तो उस समय आर्थिक संकट से निकालने में भी भारत की एसबीआई बैंक का बहुत ज्यादा आपके योगदान रहा। उन्होंने मालदीव द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को जो है ग्रहण किया। फिर भारत की एक कंपनी जीएमआर थी जिसने माले हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण का ठेका लिया, लेकिन बाद में राजनीति हुई
और राजनीति हुई ऐसी खतरनाक वाली कोविड से पहले कि भारत की इस कंपनी को वहाँ पे काम बीच में ही छोड़ना पड़ा और कंपनसेशन भी उस कंपनी को पूरा नहीं दिया गया और वो सब हुआ चीनी आपके भूमिका के कारण और बाद में ये काम चीनी कंपनी को दिया गया आपके। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है आज की स्थिति में, लेकिन मालदीव की जिस तरह की हरकतें हैं उस हिसाब से तो फिर आगे जाके ये संबंध भी खराब होने के कगार पर पहुंच गए हैं आपके। ठीक है, फिर हम डिफेंस एग्रीमेंट की बात करते हैं, रक्षा सहयोग की। तो हमारे कुछ रक्षा सहयोग अभ्यास भी आपके संयुक्त रूप से साथ चलते हैं। अभी दोस्ती 16 चल ही रहा है भारत श्रीलंका और मालदीव का, और ऐसे समय में चीन का एक जो जहाज है जो अपने रडार सिस्टम पूरा बंद करके मलक्का से और मालदीव के ईईजेड में आपके जा चुका है। तो इस तरह की हरकतें, जहाँ एक तरफ तो आप भारत के साथ नौसैनिक अभ्यास करे हो और दूसरी तरफ आप चीनी जहाजों को परमिट करे हो, तो ये जो दोगली नीति है वो भी हमारे इन संबंधों को खराब कर रही है। एक तो एक्वेरिन, एक था ऑपरेशन शील्ड, इंडियन ओशन और नेवल सिंपोजियम और मिलन, ये भारत और आपके मालदीव के साथ जो हमारे संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जो भारत की नौसेना करती है समय समय पर। फिर भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल जिसको MNDF है को प्रशिक्षण भी देता है, और ये भारत की वर्तमान में चल रही सबसे बड़ी योजना जो है मालदीव में आपके ये मानी जाती है NCPLE, नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट, यानी पुलिस वगैरह को भी प्रशिक्षण देने की। ठीक है, तो एक तो है MNDF को प्रशिक्षण कर रहे हैं और NCPLE जो है वो आपके मालदीव में भारत के द्वारा क्रियान्वित की जा रही सबसे बड़ी नीति मानी जाती है। फिर आपके ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना 2021 में भारत ने शुरू की थी, जिसमें मालिक जो मालदीव की राजधानी है और उसका जो सब अर्बन एरिया उपनगरीय क्षेत्र है उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पुल वगैरह बनाने के लिए हमने ये परियोजना शुरू की, और इसमें आपके 6.74 किलोमीटर लंबा पुल निर्माण शामिल था। भारतीय कंपनी एफकॉन्स जो है वो आपके इसमें पार्टनर मानी जाती है, वो कंपनी ये कार्य करी है। इसी तरह एक ऑपरेशन संजीवनी कोविड के टाइम हमने चलाया था और मालदीव को जो है हमने कोविड से निपटने के लिए वैक्सीन वगैरह दी थी। तो उन सब चीज़ों पे जो है वर्तमान सरकार पानी फेर रही है। ठीक है, और जो है चीनी दावे के कारण, यानी चीन के साथ अपने संबंधों को ठीक करने के कारण, और चीन यहाँ पर वही चीजें कर रहा है जो वो श्रीलंका के साथ कर चुका, ऋण जाल में फंसा रहा है, और उसका जो परिणाम है देर सवेर मालदीव के लिए भी ठीक नहीं होगा आपके। भारत की भूमिका को कम करने के लिए यहाँ पे इंडिया आउट इन्होंने प्रोग्राम चलाया, तो फिर हमने भी सोशल मीडिया पे जब आपके मालदीव के जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने जब हमारे प्रधानमंत्री जी की लक्षद्वीप यात्रा का विरोध किया, तो फिर जो है हमने भी मालदीव के एक तरह से बॉयकॉट करने की नीति अपनाई, और उसका झटका मालदीव को इतना खतरनाक लगा कि उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी आपके। ठीक है ना, सबसे ज्यादा 2023 में भारतीय पर्यटक वहां पे गए आपके, और ये दोस्ती अभियान आपके चल रहा है। तो ये सारी बातें ठीक है मालदीव कर रहा है, लेकिन उसके जो नतीजे हैं वो उसके लिए ठीक नहीं होंगे, और नहीं होंगे उसका मेन जो कारण है वो ये है कि उसको भी देर सवेर आर्थिक संकट से आपके जूझना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था में भारतीय पर्यटकों का सबसे बड़ा रोल आपके माना जाता है। ठीक है, और भारत के कुछ अभी वहाँ पे सैनिक भी थे जो आपके कुछ कार्य परियोजनाओं के लिए गए हुए थे, तो मालदीव के जो नए राष्ट्रपति है उन्होंने कहा कि आप भी हमारा देश छोड़ो और सिर्फ सिविल ड्रेस में ही लोग यहाँ पर रह सकते हो। ये सारी बातें अपन देख रहे हैं। भारत मालदीव संबंधों में तनाव क्या है? एक तो चीन की आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति, ठीक है ना, चीनी परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपके एक तो। दूसरा, भारतीय परियोजनाओं व विकास गतिविधियों में व्यवधान है, क्योंकि भारत के खूब सारे कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी परियोजना में कार्य कर रहे हैं और मालदीव उनको वीजा देने से मना कर रहा है आपके। इसी तरह इस्लामी कट्टरपंथियों का भय है यहाँ पर, और भारतीय नागरिकों की कई बार ऐसे गिरफ्तारी भी हो रही है। अगर वीजा मान लो एक दिन भी हो गया एक्सपायर हुए तो भी उनको अरेस्ट किया जा रहा है। ये सारी चीजें संबंधों को खराब करी है। फिर भारतीय पीएम की अभी लक्षद्वीप यात्रा और मालदीवी उप मंत्रियों द्वारा उस पर टिप्पणी की गई, ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि लक्षद्वीप को एक भारत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रहा है और इससे मालदीव में जो है पर्यटक आना बंद हो जाएंगे, उससे हमारी अर्थव्यवस्था खराब या कमजोर हो जाएगी। इस वजह से इन लोगों ने इस तरह का कैंपेन चलाया था।
तो भारत ने भी या भारत के लोगों ने भी सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें चलाई, जिसके कारण जो है मालदीव की स्थिति थोड़ी खराब हो गई आपके। और मालदीव के जो आपके राष्ट्र अध्यक्ष है उनको भी भारत सरकार के खिलाफ या विदेश मंत्री के कुछ स्टेटमेंट के खिलाफ भी ऐसी टिप्पणियां करनी पड़ी आपके। भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को समाप्त किया कि बोले अब हम हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण नहीं करवाएंगे, इससे आप लोग इंटरफेयर करते हो हमारी आंतरिक मामलों में और हमारे ईईजेड में, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ईईजेड आप सभी जानते हो, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो आपके 200 नॉटिकल मील वाला जो क्षेत्र होता है आपके 1 पॉइंट लगभग 6 जो है वो आपके किलोमीटर होते हैं। तो लगभग 360 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर अपन अपने देश, कोई भी देश होता है वो अपने जो समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकता है, मत्स्य पालन कर सकता है, उत्पादन या मछली पकड़ सकते हैं, तो वो आपके ईईजेड कहलाता है। तो ये कहते हैं कि भाई आप अगर अपने हमारे ईईजेड में आते हो तो एक तरह से हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है, आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हो और हमारे जो भी डेटा वगैरह इंफॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट करते हो, एक तरह से जासूसी करते हो। जबकि चीन का जहाज आ रहा तब इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण से इनको दिक्कत हो रही है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर चीन मालदीव रक्षा सहयोग जो अभी हुआ आपके 2 दिन पहले और जो चर्चा में चल रहा है, तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के नेतृत्व में यह समझौता, सहयोग समझौता हुआ आपके। मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद गाशन मोमून ने चीनी मेजर जनरल जांग बाओकुन के मध्य यह समझौता किया आपके। और ये एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी को बताता है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों देशों के कुछ हित है वो साझा है और वो साथ रहकर काम करना चाहते हैं। गैर घातक हथियारों की प्राप्ति व सैन्य प्रशिक्षण पर जोर। और जियांग यांग होंग 03 जहाज जो अभी आपके मालदीव के ईईजेड में घुस गया और ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण यहाँ कर रहा है, तब मालदीव को कोई दिक्कत नहीं हो रही है और भारत के साथ उसको दिक्कतें हो रही है। तो ये जो दोगलापन है वो सिर्फ और सिर्फ चीनी भूमिका के कारण यहाँ पर देख सकते हैं। और 88 जो भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस जाने का आदेश दिया है कि यहाँ पर सिर्फ लोग सिविल ड्रेस में ही रह सकते हैं, भारत के लोग सैनिक ड्रेस में नहीं रह सकते, ऐसा मोहम्मद मुइजू के स्टेटमेंट है। तो ये सब चीजें जो है भारत मालदीव संबंधों की जो है खराब करने की स्थिति में है। भविष्य की राह तो यह है कि मालदीव चीनी ऋण से बर्बाद हो जाएगा तो वैसे ही अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कि आज भी हमारे जो संबंध है, एक तो स्वास्थ्य के मामले में, ठीक है, दूसरा वहाँ पे अवसंरचना के मामले में, फिर खूब सारे वहाँ पे भारतीय लोग भी निवास करते हैं। सांस्कृतिक मामले में, ठीक है, अवसंरचना में खूब सारे जो है प्रोजेक्ट अभी भी भारत के वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, आपके प्रशिक्षण वगैरह सब दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन संबंधों को इस लेवल तक नहीं जाने देगी कि जहाँ से वापस नहीं आया जा सकता आपके, ठीक है ना। और बाद में जो है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्यों का भारत समर्थन करता है और मालदीव भी इसके प्रति प्रतिबद्ध है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन संबंधों को बिल्कुल जो है खराब होने की स्थिति में नहीं ले जाएंगे आप, ठीक है। तो हो सकता है कि मालदीव के साथ जो संबंध जिस स्थिति पर अब बिगड़ रहे हैं, भविष्य में जो है वो आपके ठीक हो सकते हैं। और हिंद महासागर क्षेत्र में जो है दोनों देश जो है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ये सब चीज़ों पर जोर देकर और इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मालदीव भी हमारा जो IOARC है, ठीक है, जो आपके इंडियन ओशन एसोसिएशन फॉर रिम कॉपरेशन, जो हिमतक्षेश कहलाता है, हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन, उसका भी सदस्य है और हमारे सागर प्रोजेक्ट का भी सदस्य है और मौसम प्रोजेक्ट का भी सदस्य है। तो हमारे जो संबंध है इस लेवल तक बिगड़ने के चांसेस नहीं है, बढ़िया संबंध जो है आपके और जो है आगे मजबूत हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर अपन बात करें तो अपने ये आ सकता है कि एक तो हिंद महासागर की भू राजनीतिक महत्व को दर्शाओ। तो एक तो जो है आपके प्रश्न ये हो सकता है। दूसरा जो प्रश्न है वो आपके ये हो सकता है कि हिंद महासागर में चीनी रणनीति
का जवाब भारत किस प्रकार दे रहा है, सविस्तार समझाओ। ठीक है, तो ये आपके बड़े प्रश्नों में आ सकते हैं। ठीक है, फिर आपके भारत मालदीव संबंधों के बारे में आपको प्रश्न पूछ सकते हैं अभी करंट में, आरएस मेंस में भी आपके भारत मालदीव संबंधों पर चर्चा करो। पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, उसमें आपके ये इंपॉर्टेंट चीज आपके आ सकती है। तो ये इस तरीके के बड़े प्रश्न जो है वो आपके आ सकते हैं। फिर बीआरआई हो गई आपके, ठीक है, सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी हो गई आपके। इसी तरीके से जो हमारी नेकलेस ऑफ डायमंड आपके, ठीक है, सागर प्रोजेक्ट क्या है, इनसे भी बड़े जो है क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। निबंध में भी आ सकता है, कई बार आते हैं आपके। ठीक है, और आईआर वाले पोर्शन में या भू राजनीति में, ज्योग्राफी में सेकंड पेपर में भी आ सकते हैं। तो सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और हिंदी में भी निबंध भी आपके पूछा जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व है, ये आपके एक बार निबंध आया हुआ है आरएस मेंस में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते हैं। बाकी जो भारत के पड़ोसी देश है, श्रीलंका का मैंने बता ही दिया कि अभी स्थितियां क्या है, तो श्रीलंका में अभी वो दिक्कतें नहीं है। बांग्लादेश के साथ हम मैत्री और ये सारी चीजें कर ही रहे हैं, और बांग्लादेश ने भी एक तरीके से चीन के जो निवेश है उसको कम करने की कोशिश आपके की है चटगांव में। ठीक है ना, तो पड़ोसी देश जो है अब इस चीज को धीरे धीरे समझ रहे हैं कि चीन की बजाय जो है भारत आपके ज्यादा विश्वसनीय और शांति और सुरक्षा को देखने वाला देश है। और जिस तरीके के चीनी दावे दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में हो रहे हैं, तो इससे भी जो है पड़ोसी देशों के मन में ये शंका अवश्य है कि अगर चीन के साथ हमारे संबंध ज्यादा समय तक टिकने वाले नहीं है, और चीन जो है आज इस तरह की चीजें करे, कल हो सकता है कि वो हमारी पूरी संप्रभुता को ही खत्म कर दे। इससे तो भारत कई गुना ज्यादा बेहतर है। तो भारत की जो इमेज एक सॉफ्ट पावर की है, शांतिपूर्ण से अस्तित्व वाली है, पंचशील वाली है, तो वो जो इमेज है भारत को बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से वहाँ पर आज भी पड़ोसी देशों के सामने हमारी जो इमेज है उसको मजबूत करती है, प्रस्तुत करती है। इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये कुछ जो आपके पड़ाव आते हैं जानबूझकर ये देश करते हैं, डिप्लोमेसी खेलते हैं कि कोई फायदा इस देश से भी हो जाए, थोड़ा बहुत आपके इनसे भी ले लें। ठीक है, तो इस तरह की जो रणनीतियाँ हर देश अपनाता है, ये भी यही डिप्लोमेसी होती है आपके। ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है आपके। भारत के पास इन सब चीज़ों के जवाब है। ठीक है ना, और जवाब हम पहले से भी देते आए हैं, आगे भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे जो रणनीतिकार है उनके दिमाग में इतने उनके सुलझे हुए दिमाग है कि वो इन चीज़ों को सही तरीके से टैकल कर लेंगे। इसलिए आप लोगों को हमें ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और न ही सोशल मीडिया पे किसी देश के खिलाफ कैंपेन चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है हमारे जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट को खराब करती है, जैसा कि हमने मालदीव के संदर्भ में चलाया। ठीक है, उल्टे माफ करने की नीति अपनानी चाहिए, चाहे वो बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रस्त हो, लेकिन हमारी भूमिका तो हमेशा बड़े भाई जैसी ही होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो आज दोस्तों हमने पूरी बात की, भू राजनीति की, डिप्लोमेसी की, जियो इकोनॉमिक्स की, और हमारे जो आस पड़ोस में क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश की, और किस तरीके के क्वेश्चन जो है मेंस में आपके पूछे जा सकते हैं उनकी हमने बात की। थैंक यू।